बिसाकोडिल। बिसाकोडिल इज अ स्टिमुलेंट लेग्जेटिव। अब क्योंकि एक लेग्जेटिव है सो वी आर गोइंग टू यूज इट टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन। अब ये किस तरह कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती है? अब बिसाकोडिल के कुछ ना कुछ एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं। अब वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स किस तरह कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं? या तो वो म्यूकोजा को डायरेक्टली इरिटेट करेंगे, या फिर जो जीआईटी ट्रैक है उसके अंदर जितना भी एंटायरिक नर्वस सिस्टम है उसको जाकर स्टिमुलेट करेंगे। सो म्यूकोजा इरिटेशन या एंटायरिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा कि जितना जीआईटी ट्रैक है वो पेरिस्टालसिस करना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ ये क्या करेगा? इट ऑल्सो इंक्रीजेज द फ्लूइड वॉल्यूम। किस तरह बढ़ाएगा? बाय प्रोमोटिंग नेट फ्लूइड सिक्रीशन। सो फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज करके म्यूकोजा को इरिटेट करके एंटायरिक नर्वस सिस्टम को जो है स्टिमुलेट करके ये क्या करेगा? लेग्जेटिव एक्शन जो है वो शो करेगा और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेगा। सो वी यूज बिसाकोडिल टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन। तो अगर जीआईटी के पेरिस्टालसिस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसमें डायरिया भी आ सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी आ सकता है। तो पहले डायरिया को देखते हैं। डायरिया किस वजह से हो सकता है? वायरस या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से टॉक्सिन्स रिलीज हुए हैं। उन टॉक्सिन्स ने क्या कराया? फ्लूइड का ओवरलोड कराया जिसकी वजह से डायरिया हो गया। या फिर पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, उस माल एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हुआ है? फ्लूइड का ओवरलोड हुआ है और पेशेंट को डायरिया हुआ है। या फिर हो सकता है कि पेशेंट को कोई डिजीज़ है या एंजाइटी है, और इस डिजीज़ और एंजाइटी की वजह से जो एंटारिक नर्वस सिस्टम है उसकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हुई है जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस जो है वो इंक्रीज हुई है, एंड देन फाइनली ही हैज़ द डायरिया। अब यहाँ पर डिफरेंट ड्रग्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं लोपरामाइड, लोपरामाइड के साथ डाइफिनॉक्सिलेट और डाइफिनॉक्सिलेट के साथ कोडीन। ये तीनों जो है ओपियाइड्स है, क्या करेंगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिवेशन है इसको जाकर रिड्यूस करेंगे। किस तरह? यहाँ पर डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, म्यू कैपा डेल्टा, ये इनमें से म्यू रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। सो दे आर गोइंग टू ट्रीट द डायरिया, दे आर गोइंग टू कॉज द कॉन्स्टिपेशन। और अगर इनकी डोजेज एक्सेस हो जाए तो इसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं। किस तरह? विद द हेल्प ऑफ नैलोक्सोन। So naloxone is going to cause diarrhea, while loperamide, diphenoxylate and codeine are going to cause constipation. Peristalsis related जो second disorder है that is constipation, और कॉन्स्टिपेशन हमारे पास किस तरह हो सकती है? फॉर एग्जांपल वी हैव रिड्यूस्ड फ्लूइड जिसकी वजह से डायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या फिर पेशेंट जो है वो कोई ड्रग ले रहा है, उस ड्रग की वजह से पेरिस्टालसिस जो है वो डिक्रीज हो गई है। सो बिकॉज ऑफ द डिक्रीज पेरिस्टालसिस द पेशेंट इज गोइंग टू हैव कॉन्स्टिपेशन। अब इसके ऊपर डिफरेंट ड्रग्स जो है वो हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन गिव बिसाकोडिल या बिसाकोडिल के साथ साथ सिना, विच आर कॉल्ड द स्टिमुलेंट लेग्जेटिव्स। ये क्या करेंगे? डिक्रीज्ड पेरिस्टालसिस को ट्रीट करेंगी, और इसके साथ साथ बिसाकोडिल और सिना क्या करेंगे? रिड्यूस फ्लूइड को भी ट्रीट करेंगी। हाँ, जो डिक्रीज्ड पेरिस्टालसिस है इसको हम एक और तरीके से भी डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन गिव डोकुसेट या फिर लिक्विड पैराफिन, विच आर कॉल्ड द लेग्जेटिव और द स्टूल सॉफ्टनर्स। तो ये क्या करेंगे? पेरिस्टालसिस को इंक्रीज करेंगी। इसके अलावा जो रिड्यूस्ड फ्लूइड है इसको फिक्स करने के डिफरेंट तरीके हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन गिव ल्यूबिप्रोस्टोन। अब ये ल्यूबिप्रोस्टोन क्या है? दिस इज ClC2 ब्लॉकर, क्लोराइड चैनल ब्लॉकर है जिसकी वजह से फ्लूइड लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे और कॉन्स्टिपेशन जो है वो ट्रीट हो जाएगी। इसके अलावा रिड्यूस फ्लूइड को हम एक और तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज बाय द यूज ऑफ बल्क लेग्जेटिव्स। फॉर एग्जांपल बाय द यूज ऑफ मिथाइल सेलुलोज और फाइबर्स और इस्पगोल, दीज आर कॉल्ड बल्क लेग्जेटिव्स। और रिड्यूस फ्लूइड को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं? बाय द यूज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, लैक्टुलोज and by the use of macrogols. These are called the purgatives or the osmotic laxatives. बिसाकोडिल के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इट इज़ गिवन ओरली और रेक्टली। हाफ लाइफ जो है 16 आवर्स है। बिसाकोडिल से मिलती जुलती एक और स्टिमुलेंट लेग्जेटिव है दैट इज सेना। इट इज एक्टिवेटेड इन द कोलोन बाय द बैक्टीरिया। क्लिनिकल यूज़ बिसाकोडिल को यूज़ कर सकते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। बाउल क्लीनिंग के लिए यूज़ करेंगे प्रायर टू द सर्जरी और इन्वेस्टिगेशन। अब जो एक्शन है बिसाकोडिल का वो कितने टाइम में स्टार्ट होगा? अगर तो हम उसको पर रेक्टम लेंगे तो 30 मिनट्स के अंदर उसका एक्शन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ओरली लेंगे तो 6 आवर्स में बिसाकोडिल का एक्शन जो होगा वो शो होगा। टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, टॉलरेंस टू एक्शन एंड एटोनी ऑफ द कोलॉन।
तो अगर जीआईटी के पेरिस्टालसिस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करें जिसमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया आ जाएगा, तो उसमें डिफरेंट ड्रग्स हैं जिनको हम देकर कंडीशन ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन के लिए वी कैन यूज बिथैनिकोल। ये बिथैनिकोल क्या है? दिस इज कोलिनोमाइमेटिक और वी कैन से M1 रिसेप्टर एगनिस्ट। उसके अलावा नियोस्टिगमीन यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर। उसके अलावा कुछ हमारे पास डोपामीन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है जिसमें मीटोक्लोप्रामाइड, डोम्पेरिडोन और प्रोक्लोर पैराजीन आ सकते हैं। उसके अलावा हम एक एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं विच इज़ मैक्रोलाइड और इसे हम कहेंगे दिस इज एरिथ्रोमाइसिन। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं उन्हें हम कहते हैं बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव्स। उसमें फाइसिलियम, पॉलीकार्बोफिल एंड मिथाइल सेलुलोज आ सकते हैं। फिर कुछ ड्रग्स हैं उन्हें हम कहते हैं दे आर स्टूल सॉफ्टनर्स। ये स्टूल सॉफ्टनर्स हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। इसमें ग्लिसरीन, डॉक्यूसेट, मिनरल ऑयल, लिक्विड पैराफिन और आर्किस ऑयल आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑस्मोटिक एजेंट्स हैं। उन ऑस्मोटिक एजेंट्स में लैक्टुलोज, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सिट्रेट, सॉर्बिटोल, सोडियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ सकते हैं। देन वी हैव अ ग्रुप ऑफ अनदर ड्रग्स जिसे हम कहेंगे स्टिमुलेंट्स। सो स्टिमुलेंट्स में एलोसिना, बिसाकोडेल, कस्कारा और कैस्टर ऑयल आ सकते हैं। इसके अलावा दो और ड्रग्स हैं, इन्हें हम कहते हैं लुबिप्रोस्टोन एंड लिनाक्लोटाइड। ये भी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दीज आर क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स। ये क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट करेंगे जिसे हम कहें CCl2 चैनल्स। उसके अलावा मिथाइल नैल्ट्रेक्सोन और एल्वीमोपैम, दीज आर ओपियोइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट, यानी ये ओपियोइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट हैं। ये भी हम कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं उन्हें हम कहते हैं दीज आर एंटी डायरियल एजेंट्स। उसमें डाइफिनॉक्सिलेट और लोप्रामाइड, ये हमारे पास ओपियोइड्स हैं। उसके अलावा काइलिन और पैक्टिन आ सकता है, बिस्मथ कंपाउंड, सबसिलिसाइलेट, सिट्रेट सॉल्ट्स। ये सारी ड्रग्स इन्हें हम कहते हैं दीज आर एंटी डायरियल एजेंट्स। तो ये तो सारी ड्रग्स थी कॉन्स्टिपेशन के लिए। उसके अलावा कुछ ड्रग्स देखते हैं जो डायरिया में। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं IBS, इरिटेबल बावल सिंड्रोम। अब इरिटेबल बावल सिंड्रोम में डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और पेन भी हो सकती है। सो IBS के लिए कौन कौन सी ड्रग्स हो सकती है? सो अगर IBS में डायरिया है तो उसके लिए एलोसिट्रोन, और अगर IBS में कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें लुबिप्रोस्टोन और लिनाक्लोटाइड विच आर अगेन द क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स। और अगर IBS में पेन हो रही है तो उसमें TCI एंटी डिप्रेसेंट्स, और TCI एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ हम देंगे एंटीकोलिनर्जिक्स विच आर डाइसिक्लोमीन एंड हायोस्कमीन। इसके अलावा पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट में जो ड्रग्स आ सकती है उसमें पहली है पैंक्रिलाइपेज और दूसरी इसमें है पैंक्रियाटिन। और फाइनली बाइल एसिड थेरेपी फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन्स में आएगी उर्सोडायोल।